नमस्ते। इस हफ्ते दुनिया में काफी कुछ हुआ है। G7 की बैठक हुई, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई रिपोर्ट आई, बहुत हलचल रही। हाँ बिल्कुल। हमारे पास वैश्विक घटनाएं सप्ताह 10-16 जून 2025 वाला दस्तावेज है और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस हफ्ते की जो सबसे अहम खबरें हैं उनका मतलब समझें और देखें कि उनका असर क्या हो सकता है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं G7 शिखर सम्मेलन से। सुनने में आया कि यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर के एक बड़े लोन पर सहमति बनी है। हाँ, और ये लोन रूस की जब्त की हुई संपत्ति से फंड किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, मतलब ये कैसे काम करेगा? देखिए, ये आइडिया ये है कि जो रूसी एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, उनसे जो ब्याज मिलेगा, अंदाजन कोई 3 अरब डॉलर सालाना, उससे इस लोन को चुकाया जाएगा। ओके। तो ये यूक्रेन को लंबे समय तक मदद देने का एक नया तरीका है। मतलब मिलिट्री सहायता, देश को फिर से बनाने के लिए और मानवीय मदद के लिए भी। लेकिन इसमें कोई पेच भी है? बिल्कुल। एक तो रूस ने कहा है कि वो इसका कड़ा जवाब देगा, विनाशकारी परिणाम होंगे। दूसरा, यूरोपीय संघ के अंदर ही इस पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं। कि क्या ये जायज है? हाँ, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही है? हाँ, तो ये तरीका इनोवेटिव तो है, पर जोखिम भरे भी हैं इसमें। समझ गई। खैर, G7 से आगे बढ़ते हैं। सूडान से भी एक बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। दारफूर में अकाल। हाँ, ये स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक तौर पर अकाल घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि वहां करीब 7.5 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं। 7.5 लाख? और ये सब 14 महीने से चल रहे गृह युद्ध की वजह से। कुल मिला के 2.5 करोड़ लोगों को मदद की सख्त जरूरत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है इस वक्त। और मदद पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही है शायद? हाँ, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो एक ताकतवर गुट है, वो मदद पहुंचाने में बाधा डाल रहा है। अच्छा। इसी वजह से अमेरिका ने हाल ही में आरएसएफ के कुछ कमांडरों पर पाबंदियां भी लगाई हैं। और इसका असर सिर्फ सूडान तक नहीं है। पड़ोसी देश जैसे चैड, दक्षिण सूडान, वहां भी शरणार्थी संकट बढ़ रहा है। ये तो वाकई बहुत भयावह तस्वीर है। अच्छा, सूडान के इस मानवीय संकट से अब थोड़ा जलवायु संकट की तरफ देखते हैं। एक नई स्टडी आई है अंटार्कटिक बर्फ पर। हाँ, और ये स्टडी भी कम चिंताजनक नहीं है। इसमें पाया गया है कि अंटार्कटिक बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है, खास तौर पर थ्वाइट्स ग्लेशियर। थ्वाइट्स ग्लेशियर, इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये ग्लेशियर अगर पूरा पिघलता है तो समंदर का स्तर कई फीट बढ़ सकता है। और स्टडी कह रही है कि ये अब 1990 के दशक के मुकाबले दुगनी तेजी से पिघल रहा है। दुगनी तेजी से? हाँ, और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस स्टडी का अनुमान है कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को आज रोक भी दें, मतलब पूरी तरह से, तब भी 2100 तक समंदर का स्तर कम से कम आधा मीटर बढ़ना लगभग तय है। आधा मीटर तो फिर भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और ये बात संयुक्त राष्ट्र की उस अपील को और वजन देती है, जिसमें देशों से कहा गया है कि COP30 से पहले अपने क्लाइमेट टारगेट को और मजबूत करें। और ये पिघलते ग्लेशियर का असर शायद हमें बढ़ती गर्मी के रूप में भी दिख रहा है। इस हफ्ते तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें भी खबरों में रहीं। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये सब। देखे ना, दिल्ली में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 52 डिग्री? जी, और 400 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर मेक्सिको में गर्मी से हाउलर बंदर मर रहे हैं और 125 से ज्यादा इंसानों की मौत हुई है। बंदर भी मर रहे हैं? हाँ, और सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 50 डिग्री तापमान था। वहां 1300 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। 1300 हज के दौरान? जी। तो ये सब घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है। ये एक तत्काल मानवीय और स्वास्थ्य संकट बन चुका है। सही कहा। अच्छा, अब जरा भू राजनीति की तरफ लौटते हैं। ईरान से क्या खबर है? यूरेनियम संवर्धन को लेकर कुछ बात सामने आई है? हाँ, IAEA, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करना फिर से तेज कर दिया है। 60%? ये कितना खतरनाक है? मतलब हथियार बनाने के कितने करीब? देखिए, हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए करीब 90% संवर्धन चाहिए होता है। तो 60% का मतलब है कि आप तकनीकी रूप से उस दहलीज के काफी नजदीक हैं। ये ईरान जैसे देश की तरफ से, जिसे पहले ही परमाणु क्षमता के करीब माना जाता है, एक तरह से तनाव बढ़ाने वाला कदम है। तो इसका असर क्या हो रहा है क्षेत्र में? जाहिर है, तनाव बढ़ रहा है।
इजराइल ने हाल ही में हवाई अभ्यास किए हैं जो शायद ईरान को एक संदेश देने की कोशिश है, और अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करवाया जाए। मतलब मामला गंभीर है। खैर, अब आखिर में थोड़ी टेक की दुनिया की बात कर लें। एप्पल भी अब एआई की रेस में कूद गया है, एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। हाँ, देर आए पर शायद दुरुस्त आए वाली बात है। ये एप्पल का एक बड़ा कदम है एआई की दुनिया में। इसमें खास क्या है? मतलब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो पहले से ही हैं। एप्पल का जोर प्राइवेसी पर है। वो इसे प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर एआई प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होगी। अच्छा, फोन या लैपटॉप पर ही। हाँ, और अगर कुछ डेटा क्लाउड पर भेजना भी पड़ा तो वो बहुत सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्टेड होकर जाएगा। उनका कहना है कि वो यूजर का डेटा अपने एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो बाकियों से अलग है। बिल्कुल। और उन्होंने चैट जीपीटी 4o को भी इंटीग्रेट किया है कुछ फीचर्स के लिए। बाजार ने भी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एप्पल के शेयर 7% बढ़ गए इस घोषणा के बाद। दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हफ्ता काफी एक्शन वाला रहा। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, रूस, पश्चिम, ईरान। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का असर और गहराया, मानवीय संकट बढ़े, सूडान की बात की हमने। हाँ, और हेती का भी जिक्र था सोर्स में, हालांकि हमने उस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वहां भी संकट गहरा है। सही। और फिर टेक्नोलॉजी में एप्पल का बड़ा मूव। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, हमने देखा कैसे आर्थिक साधनों, जब्त संपत्ति का इस्तेमाल संघर्ष यूक्रेन में हो रहा है, कैसे जलवायु परिवर्तन सीधे सीधे स्वास्थ्य संकट, गर्मी से मौतें और मानवीय संकट, अकाल पैदा कर रहा है, और कैसे कूटनीतिक विफलताएं जैसे WHO महामारी समझौते पर सहमति न बन पाना, जिसका जिक्र सोर्स में था, वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करती हैं। ये सब चुनौतियां एक दूसरे को और जटिल बना रही हैं। बात तो सही है, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जब हम देख रहे हैं कि महामारी समझौते जैसी वैश्विक सहयोग की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं, और दूसरी तरफ जलवायु और संघर्ष से जुड़े संकट लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन आपस में जुड़ी हुई वैश्विक आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें किस तरह के नए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी? क्या मौजूदा तरीके काफी हैं?